चलो 10वां देखें। 10वां पार्ट क्या, ये 9 के बाद क्या होगा, 10 होगा ना। अच्छा इसमें एक चीज़ और थी, सॉरी 9 में 2 MCQ हैं, एक 20,000 हर्ट्ज है, ठीक है, और उसके आगे क्या कह रहे हैं, एंड इट इज़ नोन एज, और इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। याद है ना, एक और इसी 9 में अल्ट्रा सोनिक भी कहते हैं। अब आ जाए 10वें में कह रहे हैं कि ह्यूमन एयर, सॉरी नहीं, 10वां है एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, एक बेहतरीन मिसाल, दिलचस्प मिसाल। ये डिस्कस किया था हमने जब शुरू में नीचे फिजिक्स की क्लास ले रहे थे। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस याद है ना, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रेजोनेंस है इस चैप्टर के अंदर, बल्कि फिजिक्स में इंटरेस्टिंग टॉपिक रेजोनेंस है। एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस इज डेट ऑफ डैश। कौन सी बेहतरीन मिसाल है, दिलचस्प मिसाल है किसकी, रेजोनेंस की। तो कई मिसालें दी थी आप, वो जो फौजी जो है वो किसी ब्रिज से पास होते हैं तो कदम के साथ कदम नहीं मिलाते, याद करें आप। साउंड रेजोनेंस पे डिस्कशन की थी हमने आपसे। फिर एक रेजोनेंस ये भी होता है, क्या आप चलते हैं, क्या करते हैं आप, जो आपका चलना है ये भी क्या है, ये भी रेजोनेंस है। लेग्स वॉक, लेग्स मूव करती हैं आपकी, ये भी क्या है, रेजोनेंस में होती है। और अगर आप इस रेजोनेंस के साथ नहीं चलेंगे तो थक जाएंगे। इस डेट के लिए रेजोनेंस होता है जो आपको आसानी के साथ दूर दराज फासले तय कराने में मदद करता है। तो रेजोनेंस क्या आएगा इसमें, मूविंग लेग, जो आपकी मूविंग लेग्स हैं, वॉकिंग, वॉकिंग से मुराद मूविंग लेग्स आर द बेस्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की एग्जाम्पल है। जब आप मूव कर रहे होते हैं तो आपकी जो लेग्स हैं वो वाइब्रेट कर रही होती है, नहीं समझे बात को, ये भी और ये भी। तो दोनों लेग्स के दरमियान क्या पैदा हो जाता है, रेजोनेंस पैदा हो जाता है। इस रेट के लिए अब एक शख्स की टांग लंबी हो, एक की छोटी हो, तो क्या होगा, तसव्वुर करें, ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने सबको अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बैलेंस के साथ पैदा किया। एक की टांग पर तसव्वुर में लाएँ कि थोड़ी सी लेंदी पर टांग हो, एक लेग और एक छोटी हो, तो उसको चलने में कैसा लगेगा, अंदाज़ा करें कैसी फीलिंग आएगी, रेजोनेंस पैदा ही नहीं होगा, कहीं और चलेगा हम लोग। फिर अब देखें यहाँ पे दोबारा 11वां कह रहे हैं कि साउंड विच इज़ एग्रेबल टू ह्यूमन एयर इज़ कॉल्ड डैश। वो आवाज़ जो कि इंसानी कान जिसको सुन सकते हैं, एग्रीएबल है, वो कौन सी आवाज़ है, उसे क्या कहते हैं, ऑडिबल रेंज कहते हैं ना, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल साउंड कहते हैं। क्या कहा जाता है, ऑडिबल साउंड, जो सुनी जा सकती है, ऑडिबल साउंड कहलाता है। कम से कम 20 हर्ट्ज़, ज़्यादा ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज़। और उसके बाद आखिरी फिल इन द ब्लैंक 12, क्या है बोलें, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूज़िकल साउंड्स आर डैश डैश एंड डैश। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी आपको म्यूज़िकल साउंड की, याद करें, तफसील से बात की थी हमने। पहली थी लाउडनेस ऑफ साउंड, याद करें, याद आ गया होगा। पहली कौन सी थी, लाउडनेस, दूसरी पिच, याद आ गया आपको, पिच, और तीसरी थी क्वालिटी ऑफ साउंड, क्या, क्वालिटी ऑफ साउंड। 3 पर गुफ्तगू हमने की थी और ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक है म्यूज़िकल साउंड की। कितनी हो गई, 12 हो गई, ओके। तो इसके साथ ही आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर अगला पोर्शन शुरू होता है 12.3, जिसमें कह रहे हैं गिवन बिलो आर आर फ्यू पॉसिबल आंसर्स टू ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के नीचे 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, आपको ये बताना है चारों आंसर्स में से कौन सा करेक्ट है, उसको टिक करना है, ठीक है। यानी इस दफ़ा और आसानी पैदा कर दी, एक स्टेटमेंट है, 4 नीचे ऑप्शन है, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। 12.3 गिवन बिलो आर आर फ्यू पॉसिबल आंसर। possible answers to each statement. Identify the correct one. Identify the पहला है अ बॉडी विथ फ्रीक्वेंसी एफ, नंबर 1।
बॉडी। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम आ जाएगा। बुक आपके पास है, पेज नंबर आपको बता दिया, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ रीड देख लें। कह रहे हैं कि नंबर 1, अ बॉडी विथ फ्रीक्वेंसी एफ, एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी एफ है, लेकिन इसको समझ तो लेंगे ना हम लोग, लिख नहीं रहे यहाँ पे, टिक कर लेंगे, आप बाद में लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, गौर करें, एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी एफ है, कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन डेढ़ सेकेंड। बताइए एक वाइब्रेशन वो कितनी देर में कंप्लीट करेगी? वाइब्रेशन कितनी है? एक वाइब्रेशन मुकम्मल 1 वाइब्रेशन है, कितनी देर में मुकम्मल करेगी? क्या बताना है? टाइम बताना है आपको। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? एफ दी हुई है। क्या बताना है? टाइम बताना है। तो याद करें टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है, या टाइम का फार्मूला क्या होता है? ऊपर क्या आता है? टाइम अपॉन वाइब्रेशन। क्या आता है? टाइम अपॉन, सॉरी टाइम, ये वही तो खैर टाइम पीरियड का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? टाइम ऊपर और नीचे क्या होती है? वाइब्रेशन होती है। तो एक वाइब्रेशन के टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है बताइए? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 सेकंड में वाइब्रेशंस की तादाद। तो ऊपर वाइब्रेशंस होंगी और नीचे क्या होगा? टाइम होगा। 1 सेकंड में जो वाइब्रेशंस की तादाद है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वाइब्रेशंस कितनी है? 1 है, और टाइम उन्होंने पूछा है, तो टाइम को ऊपर भेज देंगे और एफ को नीचे शिफ्ट कर देंगे। गौर करें, टाइम उन्होंने पूछा है तो टाइम को ऊपर भेज देंगे और एफ को नीचे भेज देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी एफ हो तो एक सेकंड में जो, क्या कहना चाहिए इसको आसान लफ्ज़ों में, जो टाइम वो होगा 1 वाइब्रेशन जो कंप्लीट होगी जिस टाइम में मुकम्मल होगी, जिस टाइम में मुकम्मल होगी वो होगा 1/f। क्या होगा बोलें? 1/, पहले का जवाब होगा 1/f। ये टिक कर लें इसको, 1/f होगा, यानी ये वो टाइम होगा कि जिसके अंदर एक वाइब्रेशन समझने के मुकम्मल हो जाएगी। एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। इसको असल में सवाल को समझने का एक पहलू और भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है बेस्ट पहलू यही है इसको समझने का कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन नहीं है, फ्रीक्वेंसी एफ दी हुई है। अगर फ्रीक्वेंसी की कोई वैल्यू दे देते फिर तो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते क्वेश्चन को। तो फ्रीक्वेंसी की कोई वैल्यू एफ ही दी हुई है, तो टाइम क्या होगा? 1/f। उसके बाद दूसरा देखें क्या कह रहे हैं, नंबर 2। दूसरा इसके जो ऑप्शंस कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम्स। अगर पेंडुलम की लेंथ 4 टाइम्स बढ़ जाए, इट्स टाइम पीरियड विल बिकम डैश। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, या 8 टाइम्स हो जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला याद है क्या था? 2π√L/g। ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला था, याद है आपको? ये इस तरह से था मामला। पेंडुलम ये था और ये स्ट्रिंग थी। स्ट्रिंग की लंबाई कितनी थी? स्ट्रिंग या पेंडुलम का रेडियस प्लस कर लें तो लेंथ ऑफ पेंडुलम L थी, नहीं? तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/g। टाइम पीरियड बराह रास्त किस पर अमल इंहिसार करता है? लेंथ पर। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है टाइम पीरियड भी बढ़ता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ा दें, लंबाई को 4 गुना कर दें, तो बताएं टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो देखिए लेंथ को अगर 4 टाइम्स बढ़ा दें तो 2π लेंथ की जगह क्या है? 4L/g। 4 का रूट क्या होता है? 2। 4 का रूट 2 होता है, इसको बाहर निकाल लें तो वो 2 शुरू में ले आइए। तो 2π√L/g, वो जो 4 का रूट 2 आया था बिल्कुल शुरू में लेगा, 2π√L/g बचा। और ये कौन है? ये शुरू वाला टाइम पीरियड है जब लेंथ L थी। तो क्या होगा? 2 × T। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लेंथ को 4 गुना बढ़ाएंगे तो जो टाइम पीरियड है वो कितना बढ़ जाएगा? दुगना बढ़ जाएगा, यानी ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्वाइस। टाइम पीरियड ट्वाइस बढ़ जाएगा। तो ट्वाइस इसका जवाब सही होगा। दूसरे का जवाब क्या है? ट्वाइस। तीसरा कह रहे हैं, इन ट्रांसवर्स वेव्स, जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड व्हाट? ये तो बहुत ही आसान पूछा है। वेवलेंथ कहलाता है। ट्रांसवर्स वेव अभी डिस्कस किया हमने, 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ का दरमियानी फासला वेवलेंथ कहलाता है। तो तीसरे का जवाब क्या हो?
वेवलेंथ होगा। नंबर 4 में कह रहे द मास अटैच टू स्प्रिंग बिकम्स 4 टाइम्स। अगर स्प्रिंग से बना हुआ जिस्म उसका मास 4 गुना बढ़ा दें, टाइम पीरियड क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का? विल बिकम, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम आपको याद है, इसके साथ एक बॉडी थी, इस तरह से इसको जब खींचते हैं तो वाइब्रेट करता है, तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला था 2π√। ये बात हम सारी कर चुके हैं, मास अपॉन के, एम मास था बॉब का, के स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब कहने के अगर मास को 4 टाइम्स बढ़ा दें तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? मास को कितना बढ़ा दें? 4 टाइम्स कर दें तो देखिए क्या होगा, टी डैश टाइम 2πm की जगह क्या आ गया 4m, मास को 4 गुना कर दिया आपने, अपॉन के। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बोलिए? 2 होता है, तो 2 को बाहर निकाल, तो टी डैश इज इक्वल टू वो 2 बाहर जो अब आएगा उसको शुरू में फेंक दें, तो 2π√m अपॉन के। अब दिस इज़ द टाइम पीरियड व्हेन मास वॉज m, तो टी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस द टाइम पीरियड t, तो इसकी जगह दोबारा t आ गया। देखा आपने कि जब आप मास को 4 गुना बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? दुगना बढ़ जाएगा, यानी ट्वाइस हो जाएगा, विल बिकम ट्वाइस। ये उसकी तरह है, ऊपर वाले की तरह, पेंडुलम की तरह। उसके बाद कह रहे हैं इफ 5वां, देखिए 5वीं जो इसमें करेक्ट आंसर के हवाले से है बात, वो ये है कि इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज़ 30 साइकिल पर सेकेंड, अगर एक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो? 30 साइकिल पर सेकेंड हो, और उसका वेवलेंथ 0.2 मीटर हो, वेवलेंथ क्या हो? 0.2 मीटर, तो बताएं उसकी वेलोसिटी ये होगी 6 मीटर पर सेकेंड होगी, 150 मीटर पर सेकेंड होगी, या 0.00666 मीटर पर सेकेंड होगी, या 8 मीटर पर सेकेंड होगी, ये बताना है आपने। तो बताइए कैसे बताएंगे? वेलोसिटी बतानी है वेव की, तो वेलोसिटी का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी का फार्मूला होता है लैम्डा एफ, याद है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ कितना दिया हुआ? 0.2 मीटर, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 30। 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? 6, क्या आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड, तो इसका जवाब होगा 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद छठा देखें, द वेव्स प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन एयर, सही है? आप 6, छठे में क्या कह रहे हैं? द वेव्स प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन एयर आर डैश वेव्स। वाइब्रेटिंग बॉडी से हवा में जो वेव्स पैदा होती हैं वो क्या कहलाती हैं? बताइए। वाइब्रेटिंग बॉडी से हवा में पैदा होने वाली वेव्स का नाम क्या है? साउंड वेव्स। क्या नाम है? साउंड वेव्स। वाइब्रेटिंग बॉडी से हवा में कौन सी वेव्स पैदा होती हैं? साउंड वेव्स। नहीं, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर दिलचस्प बात है कि जवाब 4 हैं। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल हैं, ट्रांसवर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, मैग्नेटिक हैं। तो अब जाहिर है साउंड वेव्स मैंने लिख दिया, लेकिन ऑप्शन में साउंड ने क्या दिया हुआ है? लॉन्गिट्यूडनल दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? क्या करना है आपने? बोलिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लिखना है कि हवा में वाइब्रेटिंग बॉडी से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होंगी। है, हमें पता है वो साउंड है। कौन सी वेव्स है? साउंड भी गलत नहीं है, ठीक था, लेकिन ऑप्शन में लॉन्गिट्यूडनल लिखा हुआ है। आखिरी 7वां देखें क्या क्या? 7वें में कह रहे हैं द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर बताइए आवाज़ की रफ्तार कितनी? NTP। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर किसे कहते हैं? 1 ATM प्रेशर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम सब पढ़े, और टेम्परेचर हो 0 केल्विन। कितना हो? 0 केल्विन। ये नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है, और नॉर्मल प्रेशर 1 ATM कहलाता है। तो इस पर बताइए आवाज़ की रफ्तार क्या होगी? ऑप्शन दिए हमें 336 होगी, 672 होगी, 712, 785। तो इसका जवाब है 336। क्या आंसर है? 336 मीटर पर सेकंड होगी आवाज़ की रफ्तार। ठीक है।
उसके बाद नो, आउट, बाहर जाइए। मैडम सलमा के पास जाइए, परमिशन लेकर आइए। अगर वो आपको इजाज़त दे दें फिर आ जाइएगा, पर्ची पे लिखवा के लाएं। जाइए, मेरा मसला नहीं है, मैडम सलमा ने मना किया है मुझे। जाइए। पिक आउट ट्रू एंड फॉल्स। उसके बाद आखिरी है 12.4 pick out true and false. पहला है, अब इसे बता रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एम्पलीट्यूड इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो मीन पोजीशन से इंतहाई फासला एक्सट्रीम पोजीशन एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये बात बिल्कुल सही है, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन में हमने पढ़ी है। तो क्या आएगा? ट्रू। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, The time required to complete one vibration is called time period. एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। ये बात सही है। एक वाइब्रेशन या एक ट्रिप मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लगता है डेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ट्रू। तीसरा, द मोशन ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज नॉट SHM। जो पेंडुलम होता है उसमें बॉब की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। क्या ये बात सही है गलत? ट्रू है या फॉल्स है? तो अभी 10 दफ़ा आपने पढ़ लिया कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक होती है। इसमें क्या लिखा हुआ है? सिंपल हार्मोनिक नहीं होती। तो इसका मतलब ये बयान झूठा है। क्या है ये? फॉल्स। फोर्स अप्लाइड टू अ स्प्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। याद है आपको? ये बुक्स लो पढ़ा था हम लोगों ने। ये स्प्रिंग था, स्प्रिंग पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, स्प्रिंग मूव करके यहाँ चला जाता है तो एक्सटेंशन पैदा हो जाता है ना फोर्स के नतीजे में। क्या पैदा हो जाता है? एक्सटेंशन। तो फोर्स वो कह रहे हैं कि जो एक्सटेंशन है फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी वो ये बात कर रहे हैं कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के। क्या ये बात सही है गलत है? ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि फोर्स और एक्सटेंशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। याद है आपको? हुक्स लॉ, द मोर द फोर्स द मोर द एक्सटेंशन विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये बात की थी। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी गलत है। चौथी, फॉल्स। इन्वर्सली नहीं होता बल्कि डायरेक्टली होता है। पाँचवा, एज द वेव पासिस ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। जब पानी की सतह से मौजें गुजरती हैं, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्टार्ट मूविंग विद द वेव्स। तो पानी के जो मालिक्यूल हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, वो भी वेव की डायरेक्शन में ही मूव करना शुरू कर देते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? तो देखें, फिर से देखें, बात को समझें। यानी यहाँ पे क्या है? ये वेव, पानी में बनने वाली वेव इस तरह से होती है। तो वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? इस डायरेक्शन में। तो जो मीडियम पार्टिकल हैं, पानी के ज़रात हैं, क्या वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो जवाब है नहीं। जो पानी के ज़रात हैं वो डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करते हैं इस तरह से। नहीं समझे बात को? जहाँ क्रेस्ट होता है वहाँ ट्रफ बन जाता है, जहाँ ट्रफ होता है वहाँ क्रेस्ट बन जाता है, और यही होता रहता है, उछल कूद होती रहती है। तो ये बात फॉल्स है। यानी पानी के मालिक्यूल वेव की डायरेक्शन में नहीं जाते। छठा, द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। वेलोसिटी ऑफ वेव, जो वेव की वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होती है। क्या ये बात सही है? वेलोसिटी ऑफ वेव वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट होती है। क्या ये सही है? सही बात है। अभी तो हमने बताया था वेलोसिटी, और न्यूमेरिकल में भी किया है। तो ये बात ट्रू है। सातवां में क्या कह रहा है? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सच कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर इन द सिमिलर स्टेट ऑफ देयर पीरियोडिक मोशन। ये भी डिस्कस किया था हमने उसमें जब फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे। बिल्कुल सेम वही स्टेटमेंट है। ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। ये दोबारा रिपीट हो गया है। आठवां, वेव्स
इज़ द ओनली इफेक्टिव वे, वेव ही वाहिद वो रास्ता है ऑफ ट्रांसफेरिंग एनर्जी, जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी वेव ही वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। क्या ये बात सही है? तो वेव मोशन की तारीफ़ क्या थी? द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज़ कॉल्ड वेव मोशन। कि तवानाई जहाँ मुंतकिल हो रही है वहाँ पे क्या मौजूद है? वेव मौजूद है, चाहे आपको लहर नज़र आए या नहीं आए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वाहिद रास्ता एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का कौन सा है? वेव है। ट्रू, क्योंकि ये तो है ही ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। उसके बाद देखें क्या कहते हैं, 8वां हो गया, 9th। द पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज इंक्रीज्ड। ये बात सही। आवाज़ का पिच बढ़ जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो हम जानते हैं कि पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। द मोर द फ्रीक्वेंसी द मोर द पिच। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी पिच उतना ही हायर होगा। जैसा बताया था कि गर्ल्स का पिच हायर होता है क्योंकि उनकी वाइब्रेटिंग जो आवाज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो ये बात सही है। ये जो पिच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। यानी यूँ समझ लें, पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये बात बिल्कुल सही है। 10वां, ग्राफिकली नहीं सॉरी जनरली, अमूमन बिलामूम, आमतौर से पिच ऑफ द साउंड ऑफ अ वीमेन इज़ लोअर देन द पिच ऑफ द साउंड ऑफ मैन। लेडीज़ का, वेमेन का जो पिच ऑफ साउंड है वो लोअर होता है मेंस, आदमी और मर्दों के मुकाबले में। ये बात सही है गलत? ये बात गलत है। वेमेन का पिच हायर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। वेमेन का पिच हायर होता है, मर्दों का पिच हायर नहीं होता। 11वें में कह रहा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश द साउंडनेस ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। कि आवाज़ की वो खुसूसियत जो मदद करती है सेम पिच और लाउडनेस की आवाज़ों में फ़र्क कर लें, जिससे उसे क्वालिटी कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर सेम साउंड है, सेम पिच है और सेम लाउडनेस है तो हमें कैसे पता चलता है कि फला की आवाज़ है और ये फला की आवाज़ है? किसके ज़रिए पता चलता है? क्वालिटी के ज़रिए। किसके ज़रिए? तो ये बात बिल्कुल सही है। क्वालिटी ऑफ साउंड के ज़रिए हमें पता चलता है कि सेम पिच और सेम लाउडनेस की साउंड में फ़र्क क्या है। आखिरी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है वो टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बात सही है गलत है? ये बात बिल्कुल गलत है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम पीरियड बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, टाइम पीरियड कम होता है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो ये जो आखिरी वाली है बिल्कुल फॉल्स है। दिस इज़ नॉट ट्रू। सही है भाई? तो आज की क्लास में हमने इसके 3 पार्ट कर लिए। एक्सरसाइज के कौन कौन से किए? फिल इन द ब्लैंक्स किया, चूज़ द करेक्ट आंसर किया, और तीसरे में स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स की। और इसके साथ ही एक छोटा सा डिफरेंस है अल्ट्रासोनिक में और रडार वेव्स में, उसको डिस्कस करके क्लास को हम ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसमें।